फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आइए जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन मैं इसको बहुत ही रोचक तरीके से आपको बताऊंगा और जो भी बताऊंगा आपको निश्चित रूप से याद रहेगा और आपके आने वाले एग्जाम में ये बहुत मदद करेगा। तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की स्थापना क्यों की गई है, तो आप ये जान लें कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो क्या हुआ कि उस समय बहुत सारे देशों की हालत जो है जर्जर हो गई, आर्थिक स्थिति। तो उसी समय ये वर्ल्ड बैंक का कंसेप्ट आया, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। यूएनओ का ये एक अभिन्न अंग है और इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई। इसने अपना ऑपरेशन जो है वो जून 1946 में शुरू किया। वर्ल्ड बैंक जो है वो मुख्यतः ये है IBRD और IDA, और ये जो पांचों देखते हैं ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इसको विश्व बैंक समूह कहा जाता है। अब हम लोग एक एक करके IBRD, IDA, मीगा, IFC और ICSID के बारे में जानेंगे। लेकिन एक बात यह जान लें कि ये ICSID का सदस्य जो है वो भारत नहीं है, ठीक है, ये सदस्य नहीं है। और ये क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो एक एक करके पहले हम लोग फुल फॉर्म भी देखते हैं और इसकी स्थापना कब हुई और इसके क्या कार्य हैं इसको समझते हैं। तो IBRD इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले फुल फॉर्म को जान लीजिए। IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD का ये फुल फॉर्म होता है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो है वो 1944 में की गई, ठीक है। और ये जो है मिडिल इनकम ग्रुप वाली जो भी कंट्री है, साथ ही साथ उसके वो जो है ये काम क्या करती है कि पॉवर्टी, गरीबी निवारण मतलब गरीबी दूर करना, साथ ही साथ जितने भी मध्यम आय वाले देश हैं उनको दीर्घकालिक ऋण मतलब लॉन्ग टर्म लोन ऋण मुहैया कराना, इसका ये काम है। तो गरीबी दूर करना, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करना, ये आपका काम है IBRD का, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का। बहुत ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, आपको उतना ही याद रखना है जितना कि आप एग्जाम में बता सके, इंटरव्यू में बता सके, एग्जाम में आप उसको रिमेम्बर कर सके। बहुत ज्यादा अगर आपको विस्तार में बता दिया जाएगा तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा। तो इतना जानिए जितना में अगर आपका काम चल जाए। दूसरा अगर आप बात करें तो वो है IDA का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। अब इसकी स्थापना जो है वो 1960 में हुई है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये जो लो इनकम ग्रुप वाली जो भी कंट्री इकोनॉमी है, ठीक है, उसको इंटरेस्ट फ्री लोन मुहैया कराती है, इंटरेस्ट फ्री लोन, और साथ ही साथ अनुदान भी देती है। अनुदान मतलब जो कि ऐसे दे दिया फोकट में, अब उसके लिए वो उससे कोई वापसी नहीं होगी, ना उस पर कोई इंटरेस्ट लगेगा। और साथ ही साथ इंटरेस्ट फ्री लोन, वो भी बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, 40-50 साल के लिए, ऐसे मतलब लंबे समय के लिए लोन मुहैया कराती है IDA गरीब देशों को। लो इनकम ग्रुप वाली जो भी कंट्रीज हैं, जो इकोनॉमी है,
उनको आईडीए जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इंटरेस्ट फ्री लोन मुहैया कराती है, अनुदान भी देती है। ठीक है, तो ये आपका आईडीए का काम है। अब हम लोग देखते हैं आईएफसी। आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, आईएफसी इसकी स्थापना जो है वो 1956 में की गई। क्या है आईएफसी? तो ये जो है मिडिल इनकम वाली जो भी कंट्री है, जो भी इकोनॉमी है, तो जो वहाँ जो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, जो प्राइवेट पूंजी वहाँ पे लगी हुई है, प्राइवेट सेक्टर को ही ऋण मुहैया कराना, उसके शेयर में इन्वेस्ट करना, मतलब यह प्राइवेट सेक्टर को ऋण मुहैया कराती है, उनके इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करती है, ताकि वह जो है उस जो मिडिल इनकम ग्रुप वाली कंट्रीज है उनके डेवलपमेंट में वो प्राइवेट सेक्टर, वो जो प्राइवेट पूंजी लगी है वो और विस्तार करके वहां पे विकासात्मक कार्य कर सके, इसलिए आईएफसी काम करती है। उसके बाद चौथा देखेंगे तो हम है मीगा। इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है लगातार। इसको कहते हैं मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब ये किस गारंटी की बात कर रहा है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी, क्या मतलब है इसका? तो जब वैश्विक, जब हम बात करते हैं उदारीकरण की, जब एक देश दूसरे देश में, अगर मान लीजिए कि अमेरिका की कोई कंपनी जापान में जाके कोई फैक्ट्री लगाती है या कोई इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको कौन सुरक्षा प्रदान करेगा? मान लीजिए जापान में आज कोई सरकार है, जापान में वर्तमान में कोई सरकार है और इसकी नीति जो है वो अलग है, उदारवादी नीति है, ये वैश्विक जो है वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देती है, इस टाइप की सरकार है। लेकिन मान के चलिए कि अगली सरकार जो आती है वो इस तरह की नहीं होती, वो क्या करती है, मान लीजिए वो राष्ट्रीयकरण कर देती है, नेशनलाइजेशन कर देती है कंपनियों का। उसके देश में जो कंपनियां काम कर रही हैं, चाहे वो बाहर की हो चाहे वो घर की हो, वो क्या करता है, उसका राष्ट्रीयकरण कर देता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो कंपनी वहां इन्वेस्ट कर रही है उसका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, तो उसको ऐसे कंडीशन में उसको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? या अगर मान लीजिए कोई आतंकवादी हमला हो जाता है या सिविल वार हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में जो ये दूसरे कंट्रियों ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किसी और कंट्री में जाके किया हुआ है, तो वैसे सुरक्षा कौन प्रदान करेगी? तो पॉलिटिकल रिस्क के विरुद्ध जो है वो मीगा सुरक्षा प्रदान करती है। आतंकवादी ने मान लीजिए जहां प्रोजेक्ट लगाया वहां हमला कर दिया, तो उस कंडीशन में मीगा जो है सुरक्षा प्रदान करती है विदेशी निवेश को। वो कौन सा? ग्रीनफील्ड एफडीआई, ग्रीनफील्ड एफडीआई जो है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे आईसीएसआईडी। आईसीएसआईडी, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंटरनेशनल सिस्टम फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट
डिस्प्यूट्स। क्या है ये ICSID? सबसे पहले तो ये जान लें कि इसका सदस्य जो है वो भारत नहीं है। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। अब दूसरी बात करते हैं। ये ICSID जो है वो मान के चलिए कि अमेरिका और भारत की कोई दो कंपनी मिलकर भारत में कोई जॉइंट वेंचर पर काम कर रही है, कोई सड़क बना रही है, पुल बना रही है, और दोनों में कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है, तो इस कंडीशन में आर्बिट्रेशन का जो काम करेगा, मतलब बीच में जो बीच बचाव करेगा, समझौता कराएगा, वो ICSID कराएगा। इसका यही काम है। ठीक है, विदेशी निवेश से संबंधित विवादों का आर्बिट्रेशन करेगी और समाधान करेगी। ठीक है, इसका सदस्य जो है वो भारत नहीं है। अब रिसेंट में क्या अपडेट्स हैं वर्ल्ड बैंक के, इसको देख लेते हैं। ये बहुत जरूरी है। जून 2023 में भारत वर्ल्ड बैंक के जो वर्किंग ग्रुप है उन्होंने एक समझौता किया है भारत के साथ $1.5 बिलियन का। ठीक है, $1.5 बिलियन का समझौता किया है ताकि भारत ज्यादा से ज्यादा रेन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा और साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करे, ताकि भारत का जो 2070 का जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है कि भारत 2070 में जीरो कार्बन उत्सर्जन करेगा, उसको पूरा कर सके। साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन में भी भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक $100 बिलियन का उसमें विदेशी निवेश लाना है। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना है। तो इसको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक ने जो 1.5 बिलियन का समझौता किया है भारत के साथ। क्योंकि अगर हम वैश्विक स्तर पे देखें, हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है पर कैपिटा जो हम एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं वो वर्ल्ड एवरेज का 1/3 ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चूंकि हम एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड तो अभी नहीं कहेंगे, डेवलपिंग कंट्री है, और अभी सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में से एक है। तो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, वो लगातार बढ़ रहा है। तो इसको अगर हम जो है कोयले और पेट्रोलियम और इन चीजों से पूरा करेंगे तो क्या होगा कि प्रदूषण ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में ये बहुत जरूरी है कि हम ग्रीन एनर्जी की ओर जाएं जैसे, और भारत ने तो बहुत प्रगति भी की है अक्षय ऊर्जा में, ग्रीन हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन बस भी अब जैसा कि आप देखते हैं हमारे देश में चलने लगा है। तो यही सारी डेवलपमेंट जो है वर्ल्ड बैंक और भारत की इसमें हुआ है। अगर वर्ल्ड बैंक का कंट्री डायरेक्टर अगर भारत में देखें तो वो अगस्ते तानो कोमे है। ये जो है आपके अगस्ते तानो कोमे वो कंट्री डायरेक्टर है इंडिया में वर्ल्ड बैंक के। तो यही सारी बातें थी। और अजय भल्ला करके अभी वर्ल्ड बैंक के जो है चीफ जो है वो अजय भल्ला करके है। टोटल 189 कंट्री जो है वर्ल्ड बैंक का मेंबर है। तो इन्हीं के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक काम करती है। ठीक है, तो यही चीजें थी वर्ल्ड बैंक के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता था। शायद ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही जो है इम्पोर्टेंट वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आइए जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन मैं इसको बहुत ही रोचक